हैं। पाठ है नमक, भारत पाक विभाजन का, जिसमें वर्णन किया गया है और लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। आज इस पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। पहला पैराग्राफ पेज नंबर 130 पर है। पुस्तक आप निकाल लीजिए, पेंसिल लेकर बैठिए। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी से लेकर उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। ये सिख बीवी अपने लाहौर वासियों की विशेषताएं यहाँ वर्णन कर रही हैं। पर आधारित पहला प्रश्न है, सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, क्यों? सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान इसलिए रह गई थी क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू सफिया की मदर जैसी दिखाई देती थी, जो वर्षों पहले गुजर गई थी। सफिया को देखकर ये हैरानी हुई कि मेरी माताजी तो गुजर चुकी हैं, तो ये बिल्कुल वैसी ही जो देखने में लग रही हैं। यानी एक क्षण के लिए वो सोचकर दंग रह गई कि कितना अधिक उनकी माता से शक्ल सूरत में, कदकाठी में, पहनावे में, सब तरीके से वो उनकी माताजी को देखने में ऐसी ही लग रही थी कि जैसे उनकी माता हो। इसीलिए वो देखकर हैरान रह गई थी। दूसरा प्रश्न है, सिख बीबी ने लेखिका को क्या बताया? सिख बीबी ने लेखिका को यानी सफिया को यह बताया कि मेरा वतन आज भी लाहौर है। वहां का नमक बड़ा स्वाद भरा है। वहां के लोग पहनावे के शौकीन हैं, खाने के शौकीन हैं, जिंदा दिल इंसान हैं। यानी वहां की विशेषताएं उन्होंने बताई। तीसरा प्रश्न है, सिख बीबी और सफिया में क्या समानता थी, स्पष्ट कीजिए। सिख बीबी और सफिया में एक समानता थी कि दोनों की जन्मभूमि लाहौर, और वो भी ऐसी कि जिसके प्रति दोनों के मन में अगाध स्नेह और सम्मान था। ये दोनों में समानता थी। सफिया जो लखनऊ में रहती थी, परंतु आज वह पुनः अपने घर वालों से मिलने के लिए अपनी जन्मभूमि, जिसके लिए उसके मन में अगाध स्नेह और सम्मान का भाव है, में पुनः जा रही थी। और सिख बीबी ने तो बताया ही था कि लाहौर आज भी उनका वतन है और वहाँ की अनेकानेक विशेषताएं सफिया को उन्होंने बताई। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 133। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था से लेकर यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। सफिया के गुस्से का क्या कारण था? सफिया को इस बात पर गुस्सा और नाराजगी थी कि क्या वो शेर भर नमक अपनी माता से जो वादा करके आई है, ये प्रेम की सौगात भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि नमक लाने पर मनाही थी। फिर भारत में भी नमक की कोई कमी नहीं थी, पर चूंकि वहां उन्होंने सिख बीबी से ये वादा किया था कि प्रेम की सौगात उनके लिए वो अवश्य लेकर आएंगी, इसीलिए। और चूंकि सफिया का भाई पुलिस में था, पाकिस्तान पुलिस में था, उसे यह लग रहा था कि कस्टम अधिकारी ने यदि बैग खोल लिया और नमक निकल आया तो वो सारे सामान की चिंदी चिंदी बखेर देंगे और इज्जत जो उतरेगी वो अलग, अपमान जो झेलना पड़ेगा वो अलग, क्योंकि वो भी वहां सरकारी नौकरी में पुलिस में थे। इसलिए वो मना कर रहे थे और सफिया इसलिए उनसे नाराज हो रही थी। सफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था? सफिया के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वो इस नमक को छिपा कर लेकर जाए या कस्टम अधिकारी को दिखा कर लेकर जाए। एक बार उसके मन में आया कि छिपा कर ले जाती हूं, तो उसने कीनू के टोकरे में नीचे रख दिया, उस पुड़िया को सबसे नीचे रख दिया और आराम से सो गई। पर सुबह जब उठी फिर उसने वो नमक निकाल लिया और फिर उन्होंने उस पर्स की नमक की पुड़िया को अपने पर्स में रख लिया, क्योंकि ले जाना तो वो अवश्य चाहती थी और लेकर गई भी। भले ही कस्टम अधिकारी से उन्होंने उसकी अनुमति मांग ली, क्योंकि कस्टम अधिकारी जो दो उन्हें मिले थे, उन दोनों में से भी
दोनों का यही कहना था कि मेरा वतन ढाका है और मेरा वतन दिल्ली है, और आप लखनऊ जाएंगी तो दिल्ली को मेरा प्रणाम कहना। कहने का तात्पर्य है कि भले ही विवशता के कारण, देश बंटवारा होने के कारण यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ आ गए, परंतु आज भी जो जीवित हैं उनसे यदि पूछा जाए तो वो अपने घर परिवार की बात, जहाँ के रहने वाले होंगे, अपने मातृभूमि के प्रति, जन्मभूमि के प्रति हमेशा स्नेह बना रहता है। तीसरा प्रश्न है, अंत में सफिया ने क्या निर्णय लिया? अंत में सफिया इस द्वंद्व से निकल गई और उन्होंने मन को दृढ़ किया कि ये नमक मैं दिखाकर ही लेकर जाऊंगी। यदि रोकना चाहेंगे कस्टम अधिकारी रोक लेंगे, अन्यथा वो मुझे इजाजत दे देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने कस्टम अधिकारी की तरफ अपना पर्स पहुंचा दिया, सरका दिया और कहा कि मैं ये नमक ले जाना चाहती हूँ, और मैंने अपनी माँ सिख बीवी से ये वादा किया है, क्योंकि उनका वतन आज भी लाहौर वो मानती हैं, और यहाँ के नमक की उन्होंने मुझसे ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं उनके लिए थोड़ा सा नमक यहाँ का लेकर जाऊँ, इसलिए मैं ये नमक लेकर जाना चाहती हूँ। कस्टम अधिकारी ने पर्स भी उनको पर्स में रखकर पकड़ा दिया वापस कि हाँ आप ले जा सकती हैं। ठीक ऐसा ही एक घटना वो अटारी जगह की दिखाई गई है कि वो पुल के नीचे सिर झुकाए खड़ा था और उसने कहा था अधिकारी ने कि मेरा वतन आज भी दिल्ली है, आप इसको ले जा सकती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी, से लेकर नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। ये पेज नंबर 133 से शुरू होकर 34 पर समाप्त हो जाता है। पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न है, रात्रि का वातावरण कैसा था? रात को खिड़की से सुहानी ठंडी हवा आ रही थी। सुहानी और ठंडी हवा आ रही थी। चांदनी रात थी। चंपा के पेड़ की पत्तियों की परछाई सामने की दीवार पर दिखाई दे रही थी। जो सामने ही दीवार थी उस पर परछाई, पेड़ की परछाई पड़ रही थी। कभी कुत्ते के रोने की आवाज तो कभी किसी की दबी हुई खांसी की आवाज रह रहकर आहट सी पड़ रही थी, सुनाई पड़ रही थी, ऐसा आभास हो रहा था। दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तान में लेखिका के कौन से प्रियजन रहते थे? वे उससे क्या प्रश्न करते थे? पाकिस्तान में लेखिका के भाई रहते थे, भाई के बच्चे रहते थे, क्योंकि वो तो स्वयं लेखिका और लखनऊ में रहने, शादी के बाद लखनऊ में रहने लगी थी। छोटे छोटे भाई भतीजे थे जो उनसे बड़ी मासूमियत से ये प्रश्न पूछते थे कि हम सब पाकिस्तान में रहते हैं तो आप भारत में क्यों रहती हैं? आप फिर से चली जाएंगी, आप फिर कब वापस आएंगी? छोटे छोटे बच्चे अपनी बुआ से इस तरह के प्रश्न पूछते रहते थे। लास्ट प्रश्न है, लेखिका पाकिस्तान में क्यों नहीं रह सकती थी? लेखिका पाकिस्तान में इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि विवाह के बाद अब उनका घर भारत में लखनऊ में हो गया था और वहां वो 1-2 साल के बाद केवल अपने भाई से, भतीजों से, परिजनों से मिलने जाया करती थी। वास्तव में उनका घर अब भारत में लखनऊ में हो गया था। और आज का अंतिम पैराग्राफ है, प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे से शुरू होकर बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। और पेज नंबर 135 to 136 पर आधारित पहला प्रश्न है, क्यों पता नहीं लगता कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया? लेखिका को लाहौर खत्म होने और अमृतसर शुरू होने का पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि लाहौर और अमृतसर के लोगों के स्वभाव, पहनावा, शक्ल, बोलचाल, लबो लहजा और यहाँ तक कि गालियाँ, सब कुछ एक जैसा था।
केवल सरहद बटी हुई थी, सीमाएं बटी हुई थी, सीमा से इधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान, बाकी सब कुछ एक जैसा था। बल्कि यूं कहें कि लोग भी जो पाकिस्तान से भारत में और भारत से पाकिस्तान में गए थे, उनके अनुसार आज भी उनका वतन वही है जहां से वो छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की दशा कैसी थी और क्यों? प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के मनों में आशा, उत्साह, सुख दुख की अलग अलग अनुभूतियां दिखाई देती थी। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। वे दुखी मन से ट्रेन में जाते हुए लोगों को विदा कर रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, क्योंकि उनके अपने प्रियजन थे। वर्षों बाद फिर मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। ये तो एक हमारा प्रॉमिस था एक दूसरे से उनका कि हाँ साल के बाद आऊंगी, 1.5 साल के बाद आऊंगी, पर पता नहीं। उनकी ऐसी मनोदशा इसलिए थी क्योंकि कुछ अपने प्रियजनों, कुछ अपने दोस्तों को तथा निकट संबंधियों को विदा कर रहे थे, आज उनसे बिछड़ रहे थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों तरफ बंदूकचियों के हाथों में थी। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बोली, भाषा, रहन सहन, पहनावा, लबो लहजा, खान पान, सब कुछ एक समान था, मिलता जुलता था। गालियां, लड़ाई झगड़े, सब कुछ एक समान थे, कुछ भी अलग नहीं था। इसीलिए सरहद का, देश की सीमा तो बांट दी गई, पर उनके मनों को आज तक कोई बांट नहीं पाया। मजबूरी के कारण, विवशता के कारण यहां से वहां, वहां से यहां रहना तो मजबूरी हो गई है, परंतु उनके दिलों में आज भी अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए स्नेह विद्यमान है। वो आज भी सिख बीबी की तरह लाहौर को अपना वतन मानते हैं, कस्टम अधिकारी की तरह ढाका को अपना वतन मानते हैं, दूसरे कस्टम अधिकारी की तरह दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। हम भी यदि किसी पुराने व्यक्ति से जो पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए हैं, यदि हमारा कभी मिलना हो और हम उनसे पूछेंगे तो वो वहाँ की बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमें बताएंगे। साथ ही मन में दुख भी होगा, क्योंकि हर एक के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है। बंदूकें दोनों तरफ के हाथ में थी, पर मनों को कोई नहीं बांट सकता था। जाने वाले को, जो वापस आने थे, क्योंकि एक तय सीमा के लिए ही हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने का वीज़ा मिलता है, या किसी भी दूसरे देश में, वहाँ से यहाँ आने वालों के लिए भी। हालांकि ट्रेन भी चलाई गई थी, एक लाहौरी थी, बड़ी प्रसिद्ध ट्रेन थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी चलाई गई थी। कुछ भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ झगड़ा है, कहाँ नहीं है, सरहद का है, किसका है। खैर, हम उतना दूर तक नहीं जाते हैं, हम अपने पाठ को, चैप्टर को यहीं समाप्त कर देते हैं। बंदूकें होने से किसी के मन को, दिल दिमाग को नहीं रोका जा सकता, ना ही बांटा जा सकता। आज के अंक में यहीं तक। अब अगले अंक में मैं आपको एक नए विषय के साथ कुछ नए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी।